वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम विजन आईएएस के अपडेटेड मटेरियल को पढ़ रहे थे। ऑलरेडी हम 7 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम देखेंगे हमारे इंडिया के ब्यूटीफुल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे और जो भी हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड न्यूज़ रही हैं पिछले 365 दिनों में उनको आज हम कवर करेंगे। ओके तो कल्चर में भी सबसे पहले हम देखेंगे हमारे इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जो अभी चर्चा में रहा वो है अहोम ब्यूरियल माउंट्स, जिसको हम बोल सकते हैं चराइदेव मैदान्स। ओके तो चराइदेव मैदान्स आखिर ये क्या है, क्यों न्यूज़ में है, चलो फिर इसको कवर करते हैं। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं भाई ये क्यों रहे चर्चा में। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हमारी इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम जो आसाम के चराइदेव मैदान्स हैं जिसको हम अहोम ब्यूरियल माउंट्स बोलते हैं उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर फॉर द ईयर 2023 के लिए नॉमिनेट करते हैं। ऐसा हमने डिसीजन लिया है, ये हमने डिसाइड किया है। और जैसे ही हमने डिसाइड किया भाई ये जो हमारे अहोम ब्यूरियल माउंट्स जो कि हम यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल से जो माउंट्स हमको दिख रहे हैं ये आ गए चर्चा में। क्यों आ गए हैं आपको पता ही है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हम इनको बनाना चाहते हैं अपने 2023 के लिए। अब ये जो है इनमें ऐसी क्या खासियत रही, क्या है ये चराइदेव मैदान्स जो यूनेस्को की लेवल तक हम सोच रहे हैं कि भाई यूनेस्को में इसको हम रजिस्टर करा सकें, तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। चलो जानते हैं। तो ये जो माउंट्स है ना इसमें कोई ऐसे ही आम किसी इंसान के रिमेन्स नहीं है बल्कि अहोम डायनेस्टी की जो रॉयल्टी है उसके रिमेन्स हैं, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अहोम डायनेस्टी के जो किंग्स थे, जो किंग्स हैं, साथ ही साथ में उनकी जो फैमिली है, उनके जो डॉटर्स है, जो सन है, जो वाइफ है, जो भी उनकी जो रिलेशंस रहे, ठीक है, तो किंग जो है उनकी जो आपकी रॉयल क्लास है उसके जो रिमेन्स हैं वो यहाँ पर व्यूरेड हैं। ओके अब बात की जाए, अच्छा ये इम्पोर्टेंट तो है बट ये है कहाँ भाई, आसाम के हैं तो आसाम में तो है बट कहाँ पर है, तो ये पटकाई रेंज जो हमारे यहाँ आसाम में मिलती है, पटकाई रेंज, वहीं पर हमें ये देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ये कहाँ पर हमें मिलेंगे, पटकाई रेंज में मिलेंगे और इनको हम कॉमनली बोल सकते हैं पिरामिड्स ऑफ आसाम। बताओ ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि पिरामिड्स के लिए बहुत फेमस है, कई सारी मूवीज़ में भी वहाँ की शूटिंग हम देखते हैं, राइट, और ब्यूटीफुल भी वो है। तो आसाम के पिरामिड्स किसको बोल सकते हैं, आसाम के पिरामिड्स हम इन्हीं ब्यूरियल माउंट्स को बोल रहे हैं, नाम है चरादेव मैदान्स। ओके अरे इन्फॉर्मेशन का सोर्स कहाँ से भाई, ये तो काफ़ी पुरानी है, अहोम डायनेस्टी के टाइम के ये हैं, राइट। तो इस टाइम पे हम लोग तो कोई भी जिंदा नहीं थे ना, हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, बट इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो हमें मिलती है, इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो यहाँ पर चांगरंग फुकान, ठीक है, चांगरंग फुकान एक टेक्स्ट है, ठीक है, तो उस टेक्स्ट को डेवलप किया है अहोम्स ने, ठीक है। इसी टेक्स्ट से हमें मिलता है डिटेल अलग अलग एस्पेक्ट्स में इस मैदान्स के, ठीक है। तो ये जो मैदान्स हैं इसकी डिटेल हमें कहाँ से मिली है, चांगरंग फुकान से सारी डिटेल मिली है। तो आपको याद रखना है कि हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, चांगरंग फुकान से। अब ये जो आपके मैदान्स हैं, ये ब्यूरियल माउंट्स हैं, इसके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, राइट। हम तो सारी जन्म कुंडली निकालेंगे इसकी, हाँ जी। तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वॉल्टेड चैम्बर है, ठीक है। ज़्यादातर देखा गया है कि भैया 2 मंजिला ये बने हुए हैं। हेमिस्फेरिकल मड माउंट्स लेयर्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसके टॉप पर क्या है, ब्रिक्स की, ईंटों की, और उसके ऊपर से मिट्टी की एक लेयर भी बनी हुई है। बेस जो है वो पॉलीगोनल है, ठीक है, बेस कैसा है, पॉलीगोनल है। एक आर्क्ड गेटवे भी है जो कि वेस्ट साइड में देखने को मिलता है। जितने भी ये वॉल्टेड चैम्बर हैं उनमें एक सेंट्रली रेज्ड प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर उस बॉडी को रखा गया था, ठीक है। जो रॉयल्टी की, जो रॉयल क्लास की जो बॉडी है जिनकी डेथ होती गई, उनको ब्यूरी किया गया, तो उनकी जो बॉडी है उसको कहाँ पर रखा गया है, उसी वॉल्टेड
चैम्बर के एक रेज्ड प्लेटफॉर्म में, और वो भी सेंटर में सिचुएटेड है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो कि रॉयल फैमिली ने यूज़ किए, जैसे कि रॉयल इंसिग्निया हो गया, ऑब्जेक्ट्स जो कि वुड के बने हुए हैं, आइवरी के बने हुए हैं, इवन आयरन के, गोल्ड के, ये सारी चीज़ें भी उनके साथ में ही ब्यूरी की गई हैं। ठीक है, अभी ब्यूरल सिस्टम जो है, ये बरियल सिस्टम जो है, इसको डिक्लाइन ही कैसे होता चला गया। 18th सेंचुरी के बाद में बहुत सारे लोग बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए और बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था हिंदू मेथड ऑफ क्रीमेशन। हिंदू में क्या होता है, हिंदू में क्या किया जाता है, बॉडी को जला दिया जाता है, चिता को जलाया जाता है, राइट। तो क्या होगा, अब जब जला दिया है तो बॉडी बचती नहीं है, जो अस्थि वस्ती हैं उसको हम विसर्जित कर देते हैं, राइट। तो ये मेथड को अडॉप्ट कर लिया बहुत सारे लोगों ने जो अहोम डायनेस्टी के थे, और बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया। तो अब ये जो बरियल सिस्टम था ये डिक्लाइन होता चला गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, इन मैदान्स में क्या हुआ कि अब जो क्रीमेटेड बोन्स और एशेस थे ना, वो इन्होंने क्या किया, उस मैदान्स में रखना शुरू कर दिए थे। जैसे अब बॉडी को जला दिया जाता है, उसके बाद में क्या होता है, कुछ अस्थियाँ बचती हैं, तो वो जो अस्थि बचती हैं ये क्या करते थे, उस अस्थि को विसर्जित ना करते हुए इन्हीं टॉम्स में, इन्हीं मैदान्स में, इसी जो बरियल ग्राउंड से इसमें वो रखते थे। बॉडी की जगह पर अब बोन्स रखी जाती थी सिर्फ। ठीक है, ये हमने इसकी पिक्चर देख ली है। यहाँ पर कुछ और न्यूज़ भी है, चलो इसको भी पढ़ते हैं। इजिप्शियन, आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर यहीं पर मिल गया है, जो मैंने आपसे पूछा था कि भाई पिरामिड्स की कंट्री कौन सी है, तो इजिप्ट है, राइट। तो इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं वो क्या है, वो फ्यूनरी टॉम्स हैं। ठीक है, सेरेमोनियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। जो किंग्स है, जिनको हम फरोहा बोलते हैं, वो जब अब भैया किंग है तो वो इंसान ही ना, चाहे राजा हो चाहे कोई हो, बट है तो इंसान। अब जब इंसान है तो कभी ना कभी भैया उसका टाइम पूरा हो जाएगा और वो एक्सपायर हो जाएगा, उसकी भई डेथ हो जाएगी। अब डेथ हो गई तो क्या होगा, उसकी बॉडी को भी हमें कहीं ना कहीं उसको किसी भी तरीके से उसको क्या करना पड़ेगा, उसके जो संस्कार है वो करने पड़ेंगे। अंतिम संस्कार तो उसका होगा उसकी बॉडी का। तो क्या होता है कि जो फरोहा है, जिसको हम किंग बोलते हैं, किंग को वहाँ पर इजिप्ट में फरोहा बोलते हैं। तो जो फरोहा है उनकी जब उनकी डेथ होती तो उनकी बॉडी को क्या करते थे, इसी पिरामिड में हम रखते थे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हम मूवीज़ भी देखते हैं, तो मम्मी, ठीक है, मम्मी बनता है, तो मम्मी जो है वो क्या होता है, मम्मी में क्या करते हैं, उनकी जो किंग्स हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, उनकी बॉडी को ही हम क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं, उसको उसकी केयर करते हुए रखते हैं, जो डेड पर्सन होता है उसकी। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है पिरामिड का वो कैसे स्टार्ट हुआ, तो वो मस्तवाज से स्टार्ट हुआ है। मड ब्रिक बेंच लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाते थे, वैसे ही ये पिरामिड बनने लगे। 6 मस्तवा को रखते हैं, एक के बाद एक ऐसे रखते जाते हैं, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से ये रखते हैं और उसकी वजह से पिरामिड का शेप बन जाता है। ये नाइल रिवर जो है हमारी, जो जिसको हम नील नदी बोलते हैं, उसकी वेस्ट बैंक पर हमें ये पिरामिड्स देखने को मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जो मैदान है, भैया हम इजिप्ट से बाहर आए, अभी हम अपनी इंडिया में वापस आ चुके हैं, आसाम की तरफ चल रहे हैं। तो ये जो मैदान हमारे बने हैं ये कैसे कैसे बने, कौन कौन से फेजेस में बने, तो ये 2 फेजेस में बने हैं। 13 से 17 सेंचुरी तक बने हैं और उसके बाद में 18 सेंचुरी। ठीक है, तो 13 से 17 सेंचुरी के मैदान को हमने एक अलग कैटेगरी में रखा है और 18 के बाद में जो बने हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 13 से 17 सेंचुरी तक जो ये मैदान बने हैं इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है वुड। ठीक है, लकड़ी के बनते थे। लेकिन जैसे ही 18 सेंचुरी स्टार्ट हुई उसके बाद में जो भी पिरामिड्स बने हैं, ये जो मैदान्स बने हैं, उनमें क्या है, ईंटें और पत्थरों का यूज़ हुआ है इन्हें बनाने के लिए, इसीलिए इनको हमने अलग अलग रखा। चलो, पहला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम्मेद शिखर एंड शतरंजय हिल। ठीक है, अब ये जो सम्मेद शिखर है और शतरंजय हिल है, ये भी चर्चा में क्यों है ये भी जान लेते हैं। तो जैन कम्युनिटी जो है, जो जैन लोग हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है प्रोटेस्ट। पूरी दुनिया, वो पूरी कंट्री भर में क्या हो रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो रिलीजियस साइट है सम्मेद शिखर, जो पारसनाथ हिल जो हमारे झारखंड में है वहाँ पर सम्मेद शिखर है, और जो शतरंजय हिल है, ठीक है, गुजरात में, यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो रिलीजियस साइट है इसी के ऊपर क्या हो गया है, प्रोटेस्ट हो गया है। पूरी कंट्री में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा था, जैन कम्युनिटी ने किया है। ऐसा क्यों हुआ ये सब हम जानेंगे। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं पारसनाथ। तो पारसनाथ जो है 1365 मीटर बड़ी एक माउंटेन पीक है, झारखंड में ये देखने को मिलती है। ठीक है,
और बात करें तो झारखंड में क्या हो गया है, सम्मेश शिखर जी जो पारसनाथ हिल पर है, इसको एक टूरिस्ट स्पॉट जो है डिक्लेयर कर दिया गया, इसको एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया। और इसी बात पर क्या हो गया है, ये बवाल छिड़ गया है, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गुजरात की बात करें भाई, गुजरात में क्या हो गया, अभी तो झारखंड की बात की, तो गुजरात में क्या हो गया है कि जो आदिनाथ दादाज पगला जो है, एक पागला जो है, ये मार्बल कार्विंग है जो कि जो लॉर्ड आदिनाथ हैं उनके फीट को रिप्रेजेंट करती थी। आदिनाथ कौन है, फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे, ठीक है, तो उनके फीट को ये रिप्रेजेंट करते हुए एक जो मार्बल है इसको तोड़ फोड़ दिया गया था, ठीक है। और इसी वजह से क्या हुआ है कि अब भाई किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर आप हर्ट करोगे तो दूसरा पर्सन क्या प्रोटेस्ट तो करेगा ही ना, इसीलिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। जैन कम्युनिटी ने ये भी अपना कंसर्न शो किया है कि जो इलीगली हम कॉमर्शलाइजेशन कर रहे हैं शतरंजय हिल पर, जो माइनिंग हो रही है वो इलीगल है, और इसी पर उन्होंने अपना कंसर्न भी शो किया है। चलो ये सब तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई सम्मेश शिखर क्या है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, और जैन कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो भी आपके जो जैन रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है आप पढ़ लीजिएगा, उसमें से हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन देखने को मिले। सम्मेट शिखर की बात करें तो इसको हम सम्मेट शिखर जी भी बोलते हैं, ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग होता है वनरेबल पीक, ठीक है, इसको शिखर जी भी हम बोल सकते हैं। इसको हम सिद्ध क्षेत्र भी बोलते हैं, तीर्थ राज भी बोलते हैं जैनिज्म में, जिसका मतलब है कि राजाओं का तीर्थ, ठीक है, तीर्थों का राजा, ठीक है, किंग ऑफ पिलग्रिमेजेस। कहाँ पर है, तो ये पारसनाथ हिल जो हमारे झारखंड में है वहीं पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। अब ये जो हिल है इसका नाम कैसे रखा गया, पारसनाथ पार्श्वनाथ जो है ये 23rd जैन तीर्थंकर थे, उन्हीं के नाम पर इस हिल का नाम रखा गया पारसनाथ, जो कि झारखंड में मिलती है। ऐसा माना जाता है कि 24 जैन तीर्थंकर जो थे उनमें से 20 जो है, ठीक है, 20 ने यहाँ इसी शिखर पर साल्वेशन को अटेन किया था। तो 4 ऐसे कौन जिन्होंने नहीं अटेन किया, उनके भी नाम देख लो। तो भगवान ऋषभदेव, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर साल्वेशन को अटेन नहीं किया। भगवान वासु पूजय, ठीक है, नेमी हत्था एंड भगवान महावीर, इन्होंने यहाँ पर इस जो हमारे शिखर है यहाँ पर साल्वेशन को अटेन नहीं किया। बाकी बचे हुए जितने 20 तीर्थंकर हैं उन्होंने यहीं पर अपनी साल्वेशन को अटेन किया, इसीलिए ये शिखर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तीर्थंकर का मतलब होता है फुल मून, ठीक है, तीर्थंकर जो है वो भगवान के अवतार नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, तीर्थंकर क्या है, भगवान के अवतार नहीं है। शिखर जी जो है इसको दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही पूजते हैं। तो आपको पता है, आपने अब तक पढ़ लिया होगा जैन के बारे में, ठीक है, जैन और जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों ही पढ़कर जाना है एग्जाम में। तो जैनिज्म में आपने देखा कि ये बंटवारा हो गया, ठीक है, अलग अलग सेक्ट्स बन गए थे, तो एक बन गए दिगंबर, दूसरे बन गए थे श्वेतांबर, ठीक है। तो अब ये दोनों ही जो आपके जो ग्रुप बने हैं ये दोनों ही इस शिखर जी को पूजते हैं। शिखर जी जो है ये श्वेतांबर पंच तीर्थ का पार्ट भी है, ठीक है। अब श्वेतांबर पंच तीर्थ भी आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से तीर्थ हैं, तो यहाँ पर है अष्टपद, गिरनार, दिलवाड़ा टेम्पल जो माउंट आबू में है, शतरंजय और ये आपका शिखर जी, ठीक है, ये 5 हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे शिखर जी की। नेक्स्ट बात करते हैं शतरंजय हिल की। शतरंजय हिल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, ये जो हमारा पलिटाना है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के, वहीं पर ये शतरंजय हिल देखने को मिलती हैं। इनको हम पुंडारिक गिरी भी बोलते हैं। पुंडारिका जो है आदिनाथ के ग्रैंडसन थे, उनके नाम पर ये पुंडारिक गिरी भी बोला जाता है। इसको किसको बोलते हैं, शतरंजय हिल को। ये शतरंजय रिवर के ऊपर, उसके बैंक पर, उसके किनारे पर ये सिचुएटेड है, ठीक है। जो चाचाई हिल्स हैं गिर फॉरेस्ट में जूनागढ़ के, वहाँ से ये राइज करती हैं, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी है और जो कि गल्फ ऑफ कैम्बे में गिरती है। शतरंजय रिवर जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। आदिनाथ जिनको हम ऋषभनाथ भी बोलते हैं, ये फर्स्ट तीर्थंकर हैं जिन्होंने इस हिल पर अपना पहला सरमन दिया था, इसीलिए ये हिल इतनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मंदिर बने हैं इस हिल पर वो 11th और 12th सेंचुरी में बनाए गए। अब हम बात करते हैं कुछ और बातों की, और बात ये है कि जो हमारे संथाल हैं,
ठीक है, संथाल एक ट्राइब है ना, तो जो संथाल हैं वो भी पारसनाथ हिल पर अपने क्लेम करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर अभी बात यह है कि जो पारसनाथ हिल है, ठीक है, उसके 10 किलोमीटर की रेडियस में ये बोला गया है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कि यहाँ पर शराब नहीं बिकेगी, ठीक है, और साथ ही साथ में जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो भी नहीं बिकेगा। इस डिसीजन को संथाल्स ने अपोज किया है, ठीक है, जो कि झारखंड की लार्जेस्ट ट्राइब है। वो कहते हैं कि पारसनाथ हिल जो है वो उनकी मारंग बुरु, ठीक है, एक हिल डीटी है, उनकी हिल है ये, ठीक है, उसको वो मारंग बुरु मानते हैं, हिल डीटी मानते हैं। अब ये जो डिसीजन है ये उनके जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं जिसमें वो एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं उसको ये अफेक्ट करेगा, इसीलिए वो इसको अपोज कर रहे हैं। ब्रिटिश पीरियड के दौरान क्या हुआ था, जो संथाल और जैन्स हैं इनके बीच में ब्रिटिश पीरियड में भी डिस्प्यूट हुआ था पारसनाथ हिल को लेकर, ठीक है, जिसको प्राइवी काउंसिल जो थी उसने सुना था, ठीक है। काउंसिल ने संथाल ट्राइब के पक्ष में अपना जो रूलिंग थी वो सुनाई थी। ओके, कुछ और प्रिंसिपल पिलग्रिमेज साइंस जो है श्वेतांबर के, उनको भी हम देख लेते हैं, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था कि 5 जो है रिलीजियस पिलग्रिमेजेस हैं श्वेतांबर्स के, जिनके नाम हमने पढ़े थे, लेकिन अब हम डिटेल भी पढ़ते हैं। पहला है अष्टपद, ठीक है, ये जो सिचुआन प्रोविंस है साउथ वेस्ट चाइना में, ठीक है, वहाँ पर ये लोकेटेड है और इसका मतलब होता है 8 स्टेप्स। ऐसा माना जाता है कि जो पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उन्होंने यहाँ पर ही निर्वाणा को अचीव किया था। गिरनार की बात करें तो गिरनार जो है ये गुजरात में ही है। जो हमारे 22nd तीर्थंकर थे उनका नाम था नेमिनाथ, ठीक है, नेमिनाथ जो थे उन्होंने निर्वाणा को यहाँ गिरनार पर ही अचीव किया था। इसको रेवतक पर्वत भी बोलते हैं। दिलवाड़ा टेम्पल्स की भी अगर हम बात कर लें तो दिलवाड़ा टेम्पल जो है ये श्वेतांबर जैन टेम्पल्स का एक ग्रुप है जो कि माउंट आबू में देखने को मिलता है। ये राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। दिलवाड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर 5 मेजर टेम्पल्स हैं, ठीक है, जो कि 5 जैन तीर्थंकर्स के लिए डिवोटेड है। कौन कौन है, तो लॉर्ड महावीर जिनको हम सब जानते हैं, आदिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, ऋषभदेव जी एंड नेमिनाथ जी, तो इनके लिए ये मंदिर डेडिकेटेड है, ठीक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मार्वल स्टोन कार्विंग्स यहाँ पर इसमें है, इसीलिए इनको इसी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये जो मंदिर है ये 11th से 13th सेंचुरी एडी में चालुक्य डायनेस्टी ने बनाए थे, आपको इतना याद रखना है। अब चर्चा में है हमारा पुराना किला। पुराना किला चर्चा में क्यों है इसको जानते हैं। तो हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने जो आपके पुराना किला में जो है ट्रेंचेस मिले थे, ठीक है, ट्रेंचेस की खुदाई हुई थी, जो ट्रेंचेस मिले थे उनको फिर से ओपन कर दिया गया है। ये जो खुदाई यहाँ पर हुई थी 1969 में हुई थी, 2013 में हुई थी और 2017 में ये खुदाई यहाँ पर हुई थी, माइनिंग हुई थी, एक्सकेवेशन हुई थी। अभी जो पुराना किला है यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो हमारे इंद्रप्रस्थ जो है पांडव्स की कैपिटल, ठीक है, वहाँ वो सेटलमेंट हमने यहीं पर देखा है। कंटिन्यूस हैबिटेशन यहाँ पर देखने को मिली है कि 2500 सालों से यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूस हैबिटेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर और जो हमने पहले एक्सकेवेशंस की थी तो क्या क्या फाइंडिंग्स हमको देखने को मिली थी ये भी जानते हैं। तो यहाँ पर पेंटेड ग्रे वेयर देखने को मिला, 900 BC का हमें पेंटेड ग्रे वेयर देखने को मिला है। अर्दन पॉटरी सीक्वेंस देखने को मिली है, मौर्यन पीरियड से लेकर शुंग पीरियड तक की, कुषाण पीरियड की, गुप्ता पीरियड की, राजपूत पीरियड की, सल्तनत की, मुगल पीरियड की, सारे टाइम की हमें यहाँ पर पॉटरी देखने को मिली है। कुछ आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिले जैसे कि सिकल्स, ठीक है, पैरट्स, टेराकोटा टॉयज मिले हैं, किल्नबर्न ब्रिक्स मिली हैं, बीड्स मिले हैं, टेराकोटा फिगरिन्स मिले हैं, सील्स मिले हैं। तो इतनी सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। ये जो हमें यहाँ पर ब्यूटीफुल सी पिक्चर देखने को मिल रही है ये है पुराना किला। पुराना किला को किसने बनाया, तो जो मुगल एम्परर थे हुमायूं, उन्होंने ही ये पुराना किला बनाया है, ठीक है। वो एक नई सिटी बना रहे थे दीन पन्हा 16th सेंचुरी में, उसी का पार्ट था ये पुराना किला, ठीक है। यहाँ पर कुछ टेक्सचुअल सोर्सेज भी मिले हैं जैसे कि आईने अकबरी जो अबुल फजल ने 16th सेंचुरी में लिखी थी, उसमें भी बताया गया है कि जो फोर्ट है वो इंद्रप्रस्थ की साइट पर बनाया गया है, ठीक है।
अब इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो किला ए कुन्हा मॉस्क, ठीक है, इसको शेर शाह ने बनाया है, जो कि ट्रांजिशनल स्टेज को शो करता है कि जो लोधी और मुगल के बीच में जो आर्किटेक्चर रहा वो कैसे कैसे बदलता हुआ चला गया। शेर मंडल की बात करें तो इसको भी शेर शाह ने ही बनाया। ये एक ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है जो कि रेड सैंडस्टोन में बना है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि ये किस चीज़ में बना हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि इसका बिल्डिंग मटेरियल क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो शेर शाह ने शेर मंडल बनाया है ये रेड सैंडस्टोन का बनाया है और इसको ब्लैक एंड वाइट मार्बल से इसको डेकोरेट भी किया गया है। हुमायूं ने इसको अपनी लाइब्रेरी बनाया था और हम जानते हैं कि हुमायूं जो है लाइब्रेरी से गिरकर उसकी डेथ हुई थी, तो यही वो लाइब्रेरी है जहाँ पर हुमायूं की डेथ हुई। दूसरे और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक बाउली है जो कि वाटर सप्लाई को मैनेज करती थी। एक हम्मम है। हम्मम क्या है, हमाम क्या है, ये बाथ हाउस है, ठीक है। लाल दरवाज़ा और खैरुल मंजिल भी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि इसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट मानी गई है। 3 मेजेस्टिक गेटवेज भी देखने को मिलते हैं, जिसको हम बड़ा दरवाज़ा बोलते हैं, हुमायूं दरवाज़ा बोलते हैं और तलाकी दरवाज़ा भी बोलते हैं। वाइड मोट भी है जो कि यमुना रिवर से लिंक करती है। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आर्कियोलॉजी से आर्किटेक्चर से रिलेटेड है उसको भी अब हम देखते हैं। अभी हड़प्पन साइट जो है उसका एग्जीबिशन हुआ है गुजरात में, ठीक है। जूना खटिया विलेज जो है ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर कई सारी ग्रेव्स की पूरी रोज देखने को मिली हैं, जिसमें स्केलेटन रिमेन्स हैं, सिरेमिक पॉट्स मिले हैं, बीडेड ज्वेलरी मिली है, एनिमल बोन्स मिले हैं। यहाँ पर एग्जीबिशन हुई है। तो एग्जीबिशन कहाँ पर हुई है, जूना खटिया में हुई है, ठीक है। ये 3200 BC से लेकर 2600 BC तक के टाइम के इतने पुराने ये हमें एग्जीबिशन देखने को मिले हैं। ये जो चीज़ें देखने को मिली हैं, ग्रेप्स हैं एंड ज्वेलरी, एनिमल बोन्स एक्सेट्रा। क्या क्या मिला है, तो यहाँ पर कोई भी मेजर हैबिटेशन देखने को नहीं मिला। लोग वहाँ पर रहते हो, कोई बस्ती देखने को मिली हो, नहीं, बस्ती देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो अर्दन माउंट बरियल्स थे यहाँ से ट्रांजिशन हुआ है स्टोन ग्रेव्स तक का, ये हमें देखने को मिला है। पॉटरी जो है वो सेम जैसे हमें सिंध और बलूचिस्तान के हड़प्पन साइट्स में देखने को मिलती थी, वैसी ही पॉटरी यहाँ पर देखने को मिली है। अब यहाँ पर जो है हमें गुजरात की कुछ हड़प्पन साइट्स मेंशन की गई हैं, और हड़प्पा जो है हमेशा से इम्पॉर्टेंट है। हमेशा कहीं ना कहीं से हड़प्पा से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अभी ये साइट्स जो है न्यूज़ में हैं, तो इनको एक बार हम देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो हम सब ने पढ़ी होगी वो है लोथल, ठीक है। लोथल को सबने पढ़ा है। ये रही उसकी सिचुएशन। रंगपुर, बाबरकोट, ओरियो टिम्बो, पजरी, रोजडी, प्रभास पटान, खिरसारा, देसलपुर, ये देखो यहाँ पर ये भी न्यूज़ में रही, और ये जो है क्वेश्चन भी इस पर बना था। ढोलावीरा बहुत ही ज़्यादा फेमस, जुनी खुरान, ठीक है। और बात करें तो शिकारपुर है, ये शिकारपुर है। कानमेर है, सरकोटाड़ा, ये भी हम पढ़ते हैं। मोटी पिपली, लोतेश्वर, ठीक है। नागवाड़ा, कुंटासी भी हम पढ़ते हैं। तो ये सारे जो हैं, ये जो आपकी साइट्स हैं, इसको आपको एक बार इसकी लोकेशन ज़रूर देख कर जानी है एग्ज़ाम में, राइट। ओके, पेबल्स भी मिले हैं हमें, लोकल रॉक के, बसाल्ट एक्सेट्रा के किले भी यहाँ पर यूज़ होता था जब यहाँ पर हैबिटेशन होती थी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बरियल प्रैक्टिस की बात करें कि भाई लोगों की डेथ हो गई, उसके बाद में उनकी बॉडी के साथ क्या करते थे, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी साइट्स हमें मिली हैं, बरियल साइट्स मिली हैं, ठीक है। 3 अलग अलग तरीके से बरियल कस्टम्स यहाँ पर होते थे। एक तो पूरी की पूरी बॉडी को बरी करते थे, एक थोड़े फ्रैक्शन बॉडी के कुछ फ्रैक्शन को बरी करते थे, एक जो है कुछ अर्न में, ठीक है, जो है श्रीमेशन के बाद में, बॉडी को जलाने के बाद में जो बची कुची जो भी उनकी अस्थि होती थी उसको बरी करते थे। मोस्ट कॉमन जो बरियल मेथड है उसमें क्या होता था कि हेड को नॉर्थ की तरफ रखते हुए जो है बॉडी को प्लेस करके उसको बरी कर देते थे। ग्रेव गुड्स भी मिलते हैं, जैसे फूड मिलता है, पॉटरी मिलती है, ऑर्नामेंट्स भी वहाँ पर मिलते हैं बॉडी के साथ में। लोथल जो है यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को पेयर में बरी करते थे, ऐसी साइट हमें देखने को मिली। नेक्स्ट है कीलादी एग्जीबिशंस। कीलादी जो है ये हैमलेट है, ठीक है, तमिलनाडु में। ये लोकेटेड है, हमारी जो टेम्पल सिटी है मदुरई की बैगई रिवर के पास में, ठीक है, यहाँ पर ये लोकेटेड है। 2015 में हमने यहाँ पर एग्जीबिशंस की थी और इसमें ये प्रूव हुआ था कि एक अर्बन सिविलाइजेशन जो है वो तमिलनाडु में संगम एज से
जो है सिचुएटेड है, एग्जिस्ट करती है। संगमेश जो है एंशियंट तमिलनाडु में, ऐसा माना जाता है कि वो 3rd सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी BC से लेकर एडी तक का उसका टाइम पीरियड रहा। किलादी जो फाइंडिंग्स हैं इसके बेसिस पर आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने संगमेश को कहा है कि 3rd सेंचुरी BC से भी पहले से संगमेश जो है वो कंटिन्यू रही है। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पर भी कुछ एक्सकेवेशंस हुई हैं जिसने रिवील किया है कि जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स है भरतपुर वेस्ट बंगाल में, इसका रिवील किया गया है। कुछ फाइंडिंग्स भी हमें पहले मिली थी, जो पहले हमने एक्सकेवेशन की थी तब कुछ फाइंडिंग मिली थी। तो यहाँ पर एक बुद्धिस्ट स्तूप मिला था, ब्लैक एंड रेड पॉटरी मिली थी, ठीक है, कॉपर एज से जो बिलोंग करती थी। स्कल्पचर्स मिले थे बुद्धा के भूमि स्पर्श मुद्रा में। अब भूमि स्पर्श मुद्रा जो है ये तो आपको पढ़नी ही है कि भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है, साथ ही साथ में जितनी भी मुद्रा हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट मुद्राज हैं वो भी आपको पढ़कर जानी है, ये आपका काम है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ये हमेशा चर्चा में रहते हैं, अब क्यों चर्चा में है, तो पैरट लेडी जो कि 2015 में कनाडा से रिटर्न हुई है, इसको अब म्यूजियम में रखा गया है खजुराहो के। अब आप बोलेंगे कि ये पैरट लेडी क्या है, कोई लेडी है क्या, तो ये कोई लेडी नहीं है बल्कि एक आइडल है, ठीक है, एक मूर्ति है जो 12th सेंचुरी से बिलोंग करती है खजुराहो, ठीक है। खजुराहो एक टाउन है मध्य प्रदेश में, वहाँ उससे बिलोंग ये करती है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात करते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, ठीक है। यहाँ पर हिंदू और जैन दोनों ही टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले तो बहुत सारे टेम्पल्स थे, बट आज की बात करें तो सिर्फ 20 ही टेम्पल ऐसे हैं जो अभी भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। ये जो मंदिर है ना खजुराहो में, ये नागर स्टाइल में बने हुए। तो आपने अभी तक इतना तो पढ़ ही लिया होगा कि जो टेम्पल्स में नागर स्टाइल होता है, द्रविडियन स्टाइल होता है, और कौन से स्टाइल होते हैं आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये नागर स्टाइल है, इसमें ये बने गए हैं और इनको बनाया है चंदेला डायनेस्टी ने। सप्तकोटेश्वर टेम्पल की अगर हम बात करें तो 350 साल पुराना जो सप्तकोटेश्वर टेम्पल है, ठीक है, गोवा में, इसको रिस्टोर किया है हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अभी सप्तकोटेश्वर जो हैं ये डीटी हैं गोवा कदम्ब के, ठीक है, जो गोवा कदम्ब डायनेस्टी थी उनकी ये डीटी हैं, उनके ये भगवान हैं, लॉर्ड शिव के लिए डेडिकेटेड है। शिवाजी महाराज ने इसको रेनोवेट भी कराया था, ठीक है, इतना याद हमको रखना है। नेक्स्ट क्या करना है, तो जतर देओल टेम्पल, ये क्या है, तो जतर देओल टेम्पल जो है इसकी आउटर वॉल जो है, बाहर की जो दीवार है वो धीरे धीरे एरोड हो रही थी, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रही है, वो इरोड वहाँ पर हो रही है। जतर देओल जो है ये 11th सेंचुरी का टेराकोटा टेम्पल है जो कि वेस्ट बंगाल के सुंदरवंश में मिलता है। ये एक शिव टेम्पल है, इतना आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये जो टेम्पल है किस भगवान को ये डेडिकेटेड है, तो ये शिव जी के लिए डेडिकेटेड है। बहुत ही ऊंचा टॉलेस्ट स्टैंडिंग टेम्पल है सुंदरवन का, ठीक है। रिवर यहाँ पर आपको याद रखनी है, मोनी रिवर है, ठीक है। कर्वीलिनियर टावर है, ठीक है, यहाँ पर, और नागर स्टाइल को ये फॉलो करता है। इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी डिक्लेयर किया है हमारे ASI ने। फर्स्ट G20 टूरिज्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी हुई है रण ऑफ कच्छ में, ठीक है। इंडिया जो है वो हाईलाइट किया करेगा जो मोस्ट सक्सेसफुल और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स हैं हमारे रूरल टूरिज्म, आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म के लिए, उसको हाईलाइट करेगा हमारी इंडिया। लाड़पुर खास विलेज जो है मध्य प्रदेश का। अब यहाँ पर क्या है, ये विलेज जो है इसमें सरकार जो है होम स्टेज जो है वो डेवलप कर रही है। खोनोमा विलेज नागालैंड का है, यहाँ पर इको टूरिज्म मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया है। ढोलावीरा साइट जो गुजरात की है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 2021 में बनाया गया है। अब हम बात करते हैं पेंटिंग्स की। हमने अभी किसकी बात की, आर्किटेक्चर की। अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे पेंटिंग्स की और जो और दूसरे आर्ट फॉर्म्स हैं उनकी। तो सबसे पहले है थुल्लाल, ठीक है, ये क्या है, चलो देखते हैं। थुल्लाल जो है ये क्या है, एक रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म है केरल की, ठीक है, आपको याद रखें केरला की जो ये एक आर्ट फॉर्म है। यहाँ पर क्या करते हैं, ये रिसाइट करते हैं, रिसाइट के साथ साथ में डांस भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमर और सोशल सटायर जो है वो शो करते हैं। 18th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस किया है किसने, हमारे जो लीजेंडरी पोइट थे कंचन नाम्बियार, उन्होंने इसको क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर क्या है, सिंप्लिसिटी भी शो होती है।
यहाँ पर जो जैसे हमारा कथकली है, कुडियाट्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डांस फॉर्म्स होते हैं, लेकिन ये जो है थुल्लाल, ये बहुत ही सिंपल डांस होता है। यहाँ पर सिंप्लिसिटी को शो किया जाता है। थुल्लाल परफॉर्मर जो है उसको एक सिंगर सपोर्ट करते हैं जो कि वर्सेस को रिपीट करते हैं। बोलते तो यही है पहले, ठीक है, जो भी परफॉर्मर होते हैं पहले तो यही बोलते हैं, कुछ भी बोलना है जो रिसाइट करना है, लेकिन रिपीट कौन करता है? सिंगर, ठीक है। एक ऑर्केस्ट्रा भी यहाँ पर होता है, ठीक है। अब 3 सेपरेट वर्जन्स यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से वर्जन है? तो ओत्तन थुल्लाल, ठीक है, फिर है सीतनकन थुल्लाल और परायन थुल्लाल, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ में रही आर्ट फॉर्म वो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है, अभी क्या हुआ है कि जो एक फेमस मोहिनी अट्टम एक्सपोनेंट थी कनक रेले, ठीक है, वो अब नहीं रही हैं हमारे साथ, इसीलिए मोहिनी अट्टम जो है ये न्यूज़ में रहा। मोहिनी अट्टम एक क्लासिकल डांस है, कहाँ का है? केरला का है। इसको वीमन जो हैं वो परफॉर्म करती हैं, जो विष्णु भगवान हैं उनके ऑनर में, ठीक है, ये परफॉर्म किया जाता है। हमें पता है कि विष्णु भगवान जो हैं उन्होंने मोहिनी का एक रूप रखा था, ठीक है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उन्होंने ये मोहिनी का रूप रखा था, उसी रूप को यहाँ पर शो किया जाता है इस डांस के जरिए। वैसे तो इसको सोलो डांस बोलते हैं, यहाँ पर अकेले एक जो व्यक्ति है, फीमेल आर्टिस्ट हैं, वो इसको परफॉर्म करती हैं। डांस होता है, सिंगिंग होती है, यहाँ पर बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो भी यूज़ होते हैं, सिम्बल्स है, इदक्का है, वीणा है, मृदंगम है, मड्डलम है, ये सब कुछ इसमें यूज़ होते हैं। जो भरत मुनि की जो नाट्यशास्त्र है उसमें भी इसके रूट्स देखने को मिले हैं। 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, ठीक है, सतरिया, मोहिनीअट्टम एंड मणिपुरी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इतिको पक्का टॉय। इतिको पक्का टॉय, अच्छा जी, अब ये क्यों न्यूज़ में है? तो CB राजू जो क्राफ्टमैन हैं, जो इतिको पक्का वुडन टॉय क्राफ्ट में इन्वॉल्व थे, उनको पद्मश्री मिला है। इतिको पक्का टॉय जो है ये आंध्र प्रदेश के हैं और इनको GI टैग भी मिल चुका है 2017 में। जो वुड है इन टॉयज़ की वो लोकली ग्रोन अंकुडू, ठीक है, अंकुडू ट्रीज जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं नेचर में, उसी की वुड से ये बनते हैं। जो आर्ट है टॉय मेकिंग की, इसको हम टर्न्ड वुड लैक्योर क्राफ्ट भी बोलते हैं। यहाँ पर नेचुरल कलर्स का यूज़ होता है, लाख की कोटिंग भी इसमें होती है जिससे ग्लॉसी लुक इसको मिलता है। अब कुछ पर्सनालिटीज़ जो कि अभी न्यूज़ में रही उनके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में। अच्छा, अब ये न्यूज़ में क्यों रहे? क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है 1 साल लंबा सेलिब्रेशन, जिसमें हम 200th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसकी ये बर्थ एनिवर्सरी है? महर्षि दयानंद सरस्वती की, ठीक है। इसके साथ साथ हमें शुद्धि मूवमेंट के बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। तो इसको इनिशिएट किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जिसमें ये इस्लामिक और क्रिश्चियन कन्वर्ट जो थे, जो हिंदू जो थे, जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो गए या क्रिश्चियन बन गए थे, उनको वापस हिंदू बनाने की ये कोशिश थी इनकी, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर मूवमेंट रहा अर्ली 20th सेंचुरी में, ठीक है, जिसमें लोअर कास्ट जो थे, जो कि जिनको हायर सोशल स्टेटस मिल गया था ये क्रिश्चियन बनकर या फिर इस्लाम बनकर, उनको फिर से हिंदू बनाने की कोशिश इन्होंने की थी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये सोशल रिफॉर्मर थे। इनके जो व्यूज़ हैं रिलीजन पर, पॉलिटिक्स पर, सोसाइटी पर, ये सब व्यूज़ 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक बुक में पब्लिश हुए। अब इनकी क्या फ़िलॉसफी थी? फ़िलॉसफी के बारे में जानें तो ये धर्म को एडवोकेट करते थे। ये मानते थे कि धर्म जो है किसी भी पार्शियलिटी से फ्री होना चाहिए। अधर्म, हर वो चीज़ जो कि जस्ट नहीं है, जो फेयर नहीं है, वो सब अधर्म है। ये वेदास की टीचिंग को अपोज करते थे। सुप्रीमेसी ऑफ वेदास, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो वेदास की टीचिंग्स को अपोज कर रहा है वो अधर्म है, ठीक है। ये जो है वैदिक प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करते थे। ये कहते थे कि वेदास बहुत सुप्रीम है, ठीक है। वेदास को अपोज नहीं करते बल्कि उसको सपोर्ट करते थे और कहते थे वेदास सुप्रीम है, हमें वैदिक प्रिंसिपल्स को मानना चाहिए। इनका स्लोगन ही था गो बैक टू वेदास, ठीक है। तो जो भी चीज़ वेदास के अगेंस्ट में है वो अधर्म है, ऐसा इनका कहना था। और बात करें तो ये
नॉन वायलेंस जो है उसको प्रीच करते थे। साथ ही साथ में ह्यूमन बींग्स को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इस बात को ये मानते थे। जो एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमन काइंड को बेनिफिट करें, ठीक है, वो काम करने चाहिए जो कि हमारी मानवता के लिए बेनिफिशियल हों। अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, ठीक है। ये कहते थे कि हर कास्ट के लोगों को वेद जो है, वेद की एजुकेशन मिलनी चाहिए। वीमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया। चाइल्ड मैरिज को भी ये अपोज करते हुए नजर आते थे। कंट्रीब्यूशंस इन्होंने क्या क्या किए हैं, तो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका जो इन्फ्लुएंस है वो कई सारी पर्सनालिटीज़ पर पड़ा, जैसे कि लाला लाजपत राय, वी.डी. सावरकर, मैडम कामा, राम प्रसाद बिस्मिल, एम.जी. रनाडे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत सारे लोग जो कि इनकी जो इनको ये सब इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती से, ठीक है। इन्होंने स्वराज टर्म जो है 1875 में इन्होंने दी थी। क्रिटिसाइज़ किया है इन्होंने ब्रिटिश से, ठीक है, रिलीजियस पॉइंट से भी, और साथ ही साथ में एंशियंट इंडियन अल्टरनेटिव को ये प्रोवाइड करना चाहते थे। स्वदेशी को भी इन्होंने सपोर्ट किया था। एजुकेशन के लिए इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं, तो इन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल्स को इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पर ये वेदास के नॉलेज के साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी इंग्लिश एजुकेशन थी वो भी प्रोवाइड करते थे। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स 1886 में स्टार्ट हुए, जिसमें जो है पहला जो स्कूल था वो लाहौर में बना था। उन्होंने बहुत सारे वैदिक स्कूल्स को भी फाउंड किया, गुरुकुल्स भी बनाए हैं जो कि मिशनरी स्कूल्स के ऑल्टरनेटिव थे। आर्य समाज की अगर हम बात करें तो जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने आर्य समाज को 1875 में बनाया, ठीक है, बॉम्बे में, जिससे कि जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं उसको ये अपोज कर सकें। हिंदू रिलीजन जो है, हिंदू रिलीजन जो कि फिक्टिशियस बिलीफ्स है उससे दूर ये करना चाहते थे। साथ ही साथ में ये वर्ल्ड को नोबल बनाने के लिए काम करते थे। यूनाइटेड हिंदू सोसाइटी को प्रमोट करना चाहते थे, वैदिक टीचिंग्स को ये प्रमोट करना चाहते थे। आर्य समाज की अगर हम रोल की बात करें तो ये अवेकन करना चाहते थे, कल्चरल अवेकिंग, सोशल अवेकिंग को प्रमोट करना चाहते थे, सोशल रिफॉर्म करना चाहते थे, एजुकेशन को प्रोवाइड करना चाहते थे, विडो रीमैरिज को इन्होंने सपोर्ट किया, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को सपोर्ट किया, चाइल्ड मैरिज जो थी उसको इन्होंने क्या किया है, अपोज किया था। कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस पोयम जो है, जो अवधि में लिखी है 16th सेंचुरी में गोस्वामी तुलसीदास ने, ठीक है, ये वाल्मीकि की जो रामायण थी उसी के बेसिस पर ये लिखी हुई है। तो यहाँ पर इसको 7 कांड में, जो 7 चैप्टर्स हैं उसमें इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें लॉर्ड राम की जो स्टोरी है जन्म से लेकर अयोध्या के राजा बनने तक वो यहाँ पर जो है डिस्क्राइब की जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जो एक ब्राह्मण थे, ठीक है, ओरिजिनली इनका नाम जो है राम बोला दुबे था, ठीक है। माना जाता है कि वो राजापुर जो है, आज जो यूपी के बांडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये पैदा हुए थे। इन्होंने रामचरितमानस को गंगा, बनारसी में जो हमारी गंगा है उनके किनारे बैठकर रामचरितमानस को कंपोज किया। अकबर के टाइम पर ये रहते थे, ठीक है, तो ये और अकबर दोनों एक ही टाइम पर थे। रानी बेलू नाचियार जिनको हम बीरा मंगई, ब्रेव वीमन तमिल लैंग्वेज में जिनको हम बोलते हैं, ये किंग चेल्लामुथु विजया रागुनाथा सेतुपाथी जो है रामनाथपुरम के, उनकी बेटी थी। ये शिव गंगा एस्टेट की रानी भी बनी, जो कि अभी तमिलनाडु है, ठीक है, प्रेजेंट में 1780 से 1790 तक। इन्होंने अपनी आर्मी भी बनाई थी वीमन की, जिसको उदायात बोली थी, ठीक है। वो पहली ऐसी रानी है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में वॉर किया था। इन्होंने हैदर अली के साथ में दोस्ती भी की थी, ब्रिटिश को हराने के लिए इन्होंने एक एलियंस भी बनाया था 1780 में, ठीक है। संत सेवालाल महाराज, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किया कि 1 साल भर का जो है सेलिब्रेशन होगा, बर्थ एनिवर्सरी जो है बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज के बर्थ एनिवर्सरी के कमेमोरेशन में, ठीक है, 1 साल भर का क्या होगा, सेलिब्रेशन होगा। 1739 में ये पैदा हुए हैं कर्नाटका में। सोशल रिफॉर्मर थे, स्पिरिचुअल टीचर थे बंजारा कम्युनिटी के, ठीक है। बंजारा कम्युनिटी जो है एक नोमैडिक कम्युनिटी है, जो कि 10 से 12 करोड़ की पॉपुलेशन इसमें हमें देखने को मिलती है। इसमें SC ST OBC भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके पास में आयुर्वेदा की बहुत ही सॉलिड नॉलेज होती है, नेचुरोपैथी की बहुत ही सॉलिड नॉलेज होती है। मिथ्स को इन्होंने इरेडिकेट किया था, सुपरस्टिशंस को इन्होंने इरेडिकेट किया था, जो कि ट्राइब्स में देखने को मिलता था।
नेक्स्ट है वीर नारायण सिंह। तो हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो एक बनाया है, जिससे कि ये जो वीर नारायण सिंह हैं इनको हम ऑनर कर सकें। ये सोनाखान छत्तीसगढ़ में जो जगह है उसके लैंड लॉर्ड थे। ठीक है, 1857 का जो वॉर हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसमें इन्होंने भागीदारी निभाई थी। ये पहले छत्तीसगढ़ी फ्रीडम फाइटर थे जो कि गोंड ट्राइब जो है उसको ये बिलोंग करते थे। हेमू कालानी की बात करें तो ये सिंध रीजन में, जो हमारी यूनाइटेड इंडिया का सिंध रीजन था, उसमें ये पैदा हुए थे। ये रिवॉल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने इंडिया की आज़ादी के लिए फाइट किया था। इनको सिंध के भगत सिंह भी बोला जाता है। इन्होंने स्वराज सेना को भी ज्वाइन किया था। इन्होंने एंटी ब्रिटिश लिटरेचर को डिस्ट्रीब्यूट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था उसको भी इन्होंने ज्वाइन किया था। ब्रिटिश ट्रेन को लूटने और डीरेल करने के भी इन्होंने अटेम्प्ट किए थे। और 19 ईयर्स की जब इनकी छोटी सी उम्र थी उसी में इनको हैंग कर दिया गया था। कुछ मॉन्यूमेंट जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, अभी ये चर्चा में रहे, चलो देखते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक रिपोर्ट को जारी किया है। रिपोर्ट का नाम है मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस अर्जेंट नीड फॉर रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब क्या है ये मॉन्यूमेंट्स नेशनल इम्पोर्टेंस के, तो सेक्शन 3 जो है हमारा AMASR एक्ट का, इसमें वो सारे एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आते हैं, वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स आते हैं, वो रिमेन्स आते हैं, जिसको इस एक्ट के अंडर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, और जो कि क्या है कि वो हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट बन सकते हैं। सेक्शन 4 में अगर इनको नोटिफाई कर दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ ये नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, तब वो नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स बन जाते हैं। ऐसे जो मॉन्यूमेंट जो नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 49 के अंडर। ठीक है, और इसी के लिए जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट जो है 1958 में वो इनेक्ट किया गया था। ये जो एक्ट है इसको 2010 में अमेंड भी किया गया, जिसमें एंशिएंट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स जो हैं, जो डीम्ड है या फिर डिक्लेयर्ड हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैसे होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो इसको मैनेज करती है। ठीक है, किसके ज़रिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी को भी 2010 में बनाया गया है अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 2010। ठीक है, अब ये जो NMA है, ये जो अथॉरिटी है, ये क्या करती है, ये लिमिट करती है प्रोहिबिटेड और रेगुलेटेड एरिया को। प्रोहिबिटेड एरिया है 100 मीटर तक की रेडियस जो मॉन्यूमेंट से है। ठीक है, वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। रेगुलेटेड एरिया है 200 मीटर दूर प्रोहिबिटेड एरिया से। ठीक है, यहाँ पर रेगुलेशन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है। अब बात करें कि जो रूट्स हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की इंडिया में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी क्या हुआ है, मन की बात जो PM ने हमारी की है उसका जो रिसेंट एपिसोड था, यहाँ पर क्या हुआ है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में बात की गई है कि हमारी इंडिया जो है, हमारी इंडिया में आज या कल की डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि कई सालों से, कई सेंचुरी से हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हुई नजर आई हमारी इंडिया में, वो हमारे PM ने मेंशन की, उसको बारे में हम पढ़ते हैं। पहली है उथिरामेरूर इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, 920 AD के टाइम का ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये प्रांतक चोला फर्स्ट के टाइम का इंस्क्रिप्शन देखने को मिला। ये एक एंशिएंट चोला विलेज है। ठीक है, और चेन्नई के पास में ये लोकेटेड है। चोला सेल्फ गवर्नमेंट जो है उन्होंने जनरल असेंबलीज बनाई थी, सभा बनाई थी, महासभा भी बनाई थी विलेज की। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर खुद की सभा है, वो खुद को गवर्न कर रहे हैं, तो क्या है कि हाँ वहाँ पर डेमोक्रेसी थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेमोक्रेसी के लिए क्या है, इलेक्शंस होते थे। कंटेस्टेंट्स जो हैं उनकी कुछ क्वालिफिकेशंस थी कि उनके पास में लैंड होनी चाहिए, उनके पास में घर होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में मंत्र ब्राह्मण की नॉलेज होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा की उनकी एज होनी चाहिए, लेकिन 70 से कम एज होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ भी ब्राइब्स ली हैं, ठीक है, कुछ मिस अप्रोप्रिएट किया है दूसरी प्रॉपर्टी के साथ में, तो वो डिस्क्वालीफाई भी होते थे। तो ये पहली प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट है अनुभव मंताप ऑफ लॉर्ड बासेश्वर।
ठीक है। इन्होंने बताया है कि फिलॉसफी और एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए इन्होंने ये इस्टेब्लिश की है। अनुभव मंडप जो है ये अर्लीस्ट पार्लियामेंट है, ठीक है। पूरी मैन काइंड में की हिस्ट्री में अगर हम सबसे पहले अगर पार्लियामेंट की बात करें तो ये अनुभव मंडप ही है। प्रभुदेव जो हैं ये ग्रेट योगी थे, वो प्रेसिडेंट थे इस मंडप के, और लॉर्ड बासप जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। डिफरेंस क्या है कि आज के पार्लियामेंट में और अनुभव मंडप में कि जो मेंबर्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होते थे, बल्कि हायर अथॉरिटी जो मंडप की होती थी उनके द्वारा नॉमिनेट होते थे। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। लॉर्ड बसवेश्वर की बात करें तो ये 12th सेंचुरी के पोइट थे, कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था। ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स करते थे। अनुभव मंडप इन्होंने बनाया, बच्चन लिटरेचर लिखा है, लिंगायत मूवमेंट भी इन्होंने करा है। ककाटिया ट्रेडिशन की अगर हम बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये रूलिंग हुई थी, ठीक है। 12th से 14th सेंचुरी में वारंगल इसकी कैपिटल थी। यहाँ पर इलेक्टेड कमिटीज़ थी विलेजेस की, ठीक है, और जो कि टैंक, कनाल, रिजर्वायर्स के बनाने में, मेंटेनेंस को देखने में काम करती थी। भक्ति मूवमेंट में भी हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, क्योंकि इन्होंने फ्रीडम और इक्वालिटी की बात की। इन्होंने सेकुलर डेमोक्रेटिक सोसाइटी की इमरजेंसी के लिए रास्ता भी बनाया था। पहला इंडिपेंडेंट रूलर कौन है तो रुद्रदेव हैं, ठीक है। ककाटिया डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। टाइम पीरियड है 12th से 14th सेंचुरी AD, ठीक है। रुद्रदेव फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ककाटिया, ठीक है, वेस्टर्न चालुक्य से के अर्लियर फ्यूडेटरी थे। गणपति देव, ठीक है, इन्होंने अपने किंगडम को वे ऑफ बंगाल से लेकर कांचीपुरम तक बढ़ाया। रुद्रदेवी जो है कुछ ऐसी फीमेल जो कि मिडिवल पीरियड में जिन्होंने रूल किया उनमें से एक। मेजर सिटीज़ क्या है, वारंगल, ठीक है, और मोटुपल्ली जो कि सी पोर्ट था। कल्चर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं, जैसे रमप्पा टेम्पल है, रुद्रेश्वर टेम्पल है, बरंगल फोर्ट भी बनाया गया है। लैंग्वेज तेलुगु फेवर्ड थी और संस्कृत भी यूज होती थी। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें अगर हम तो यहाँ पर वाटर स्टोरेज टैंक्स के लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया गया। सोशल रिलीजियस कंडीशंस की बात करें तो वीमेन जो है बहुत ही एक्टिव थी, बहुत ही एक्टिवली पार्ट करती थी सोशल एक्टिविटीज़ में अपने हस्बैंड के साथ साथ। सोसाइटी पैट्रियार्कल थी। ककाटिया डायनेस्टी है वो इवेंचुअली दिल्ली सल्तनत के अंडर फेल हो गई थी। अब बात करते हैं फेस्टिवल्स की। कुछ फेस्टिवल्स भी रहे जो कि न्यूज़ में रहे, इनको भी अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया के कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स थे जो कि अभी चर्चा में रहे। तो मकर संक्रांति जो है ये एक मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको पूरी इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से सेलिब्रेट करते हैं, बट हाँ ये होता एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ही है। ये फेस्टिवल सन गॉड के लिए डेडिकेट किया जाता है, सूर्य देव के लिए डेडिकेट किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये कैप्रिकॉर्न जो है, मकर जो है, वहाँ पर सन का ट्रांजिट जो है उसका पहला दिन ये होता है। मकर संक्रांति जो है इससे कहा जाता है कि मकर संक्रांति के बाद में विंटर का एंड हो गया है और अब दिन बड़े होते जाएंगे, क्योंकि सन जो है नॉर्थ की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, मूव करना स्टार्ट कर चुका है। मकर संक्रांति के बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम हैं जिसको अभी हम देखेंगे। हम जानते हैं कि भाई मकर संक्रांति के कहाँ पर क्या नाम है, चलो चलो देखते हैं। ओके, बात करें अगर हम कश्मीर की तो यहाँ पर शिशुर सैनक्रात बोलते हैं, ठीक है। जो HP है हमारा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर माघ साजी बोलते हैं। उत्तराखंड में उत्तरायणी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मकर संक्रांति और बिहू बोलते हैं। आसाम में माघ बिहू, भोगली बिहू बोलते हैं। यूपी में खिचड़ी बोलते हैं। सिक्किम में माघे संक्रांति बोलते हैं। नागालैंड में मकर संक्रांति, मणिपुर में भी मकर संक्रांति, मिजोरम में बिहू और त्रिपुरा में मकर संक्रांति और पौष बोलते हैं, ठीक है। जम्मू में माघी संक्रांत उत्तरायण बोलते हैं। पंजाब में इसको ही हम लोहड़ी बोलते हैं। हरियाणा में इसको सकरात बोलते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसको हम मकर संक्रांति और सकरात बोलते हैं। गुजरात में इसको उत्तरायण बोलते हैं। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति। कर्नाटका में मकर संक्रमणा या मकर संक्रांति। केरल में मकर बिल्लाकू, ठीक है। तमिलनाडु में थाई पोंगल और हमारा जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वहाँ पर मकर संक्रांति, पेड़ा पांडुगा, भोगी बोलते हैं। ओडिशा में मकर संक्रांति, बिहार झारखंड में मकर संक्रांति है सकरात, वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति बोलते हैं और मेघालय में इसको बिहू संक्रांति हम बोलते हैं। तो इसके ये अलग अलग नाम हैं, बट हाँ
काम एक ही है भाई, हार्वेस्ट फेस्टिवल ये हमारा है। कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो कि अभी न्यूज़ में रहे इनको भी हम देखते हैं। तो आसाम में रहा जूनबिल फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश का रहा है परशुराम कुंड फेस्टिवल, शियांग उनियंग फेस्टिवल, मणिपुर में है गान नगाई फेस्टिवल, वेस्ट बंगाल का गंगा सागर मेला, गोवा का पर्पल फेस्ट अभी चर्चा में रहा, केरल का है आपका अत्तुकल पोंगाला। चलो फिर सबको डिटेल में भी जान लेते हैं, इन फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं गंगा सागर मेला के बारे में। तो वेस्ट बंगाल ने डिमांड की है कि गंगा सागर मेला जो है इसको एक नेशनल स्टेटस मिलना चाहिए। हर साल ये मनाया जाता है, गंगा सागर का जो आइलैंड है, ठीक है, वहाँ पर ये मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। डिवोटीज जो हैं ये गंगा और वे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस में गैदर होते हैं, जिससे कि यहाँ पर डुबकी लगा सकें, बहुत ही पवित्र डुबकी लगा सकें मकर संक्रांति के टाइम पे, ठीक है। गंगा सागर एक आइलैंड है, गंगा डेल्टा में बना हुआ है, वे ऑफ बंगाल के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर मिलता है हमें। ऐसा माना जाता है कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पिलग्रिमेज जो है कुंभ मेला के बाद में वो गंगा सागर ही है। गान नगाई फेस्टिवल जो है इसकी बात करें तो जेलियांगरोंग कम्युनिटी है मणिपुर की, वो गान नगाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। ये बिगेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट कल्चरल फेस्टिवल है पूरी हमारी जो मणिपुर है उसमें। तो जेलियांगरोंग कम्युनिटी है, यहाँ पर 3 नागा ट्राइब्स आते हैं, रोंगमी, लियांगमाई एंड जिमे ट्राइब्स, ठीक है, जो असम, मणिपुर और नागालैंड के ट्राई जंक्शन पर देखने को मिलते हैं। जेलियांगरोंग एक सदर्न ग्रुप है नागा लैंग्वेजेस का, जो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस का बिलोंग करता है। नागालैंड में जो लियांगमाईज और जिमे जो हैं उनको जेलांग बोलते हैं, और रोंगमी नागास को काबुई बोला जाता है। परशुराम कुंड फेस्टिवल की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। एनुअल रिलीजियस मेला है ये, ठीक है, जहाँ पर पिलग्रिम्स जो हैं श्रद्धालु आते हैं डुबकी लगाने के लिए परशुराम कुंड में मकर संक्रांति के दिन। परशुराम जो हैं वो जमदग्नि जो ऋषि थे उनके पुत्र थे, और जिनको हम विष्णु जी के 6th अवतार मानते हैं। परशुराम कुंड जो है ये सेक्रेट एक पॉन्ड है जो कि ताइलुंग एरिया में मिलता है, मिशमी प्लेट्यू के लोहित रिवर, लोहित डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। कुंड कामलांग रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में बिलोंग करता है, वहाँ पर फॉल करता है, और ये यहाँ पर रुद्राक्ष ट्रीज बहुत सारे हैं, ठीक है। आज के आसपास क्या बहुत सारे रुद्राक्ष ट्रीज हैं, रुद्राक्ष, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट, बहुत ही पवित्र, तो उसके पेड़ यहाँ पर मिलते हैं। जूनबिल मेला की बात करें तो माघ बिहू के टाइम पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हम करते हैं? आसाम में, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल किंग जो थे तीवा ट्राइब के गोभा देव राजा, उन्होंने इस एरिया में रूल किया था और उन्हीं ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। ये आसाम का हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। यहाँ पर जो बार्टर सिस्टम है इसको अभी भी जिंदा रखा गया है, यहाँ पर गुड्स बार्टर सिस्टम के द्वारा लिए जाते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी जैसे तीवा, करबी, खासी, जैंतिया जो हैं वो इस मेले में पार्ट लेते हैं। सियांग उनिंग फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो सियांग उनिंग फेस्टिवल जो है इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है आदि कम्युनिटी का, जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ पर जो है आदि कम्युनिटी की जो नई साल है उसकी शुरुआत इसको मानते हैं। आदि जो है यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि लोअर दिबांग वैली में रहते हैं और उनका ये मेजर एक ग्रुप है। आदि जो है ये एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं, ये वेट राइस कल्टीवेशन को करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी करते हुए नज़र आते हैं। अत्तुकल पोंगला की बात करिए, अत्तुकल टेम्पल में मनाया जाता है तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। ये लार्जेस्ट कांग्रेगेशन है, यहाँ पर वीमेन जो हैं वो इस फेस्टिवल को मनाती हैं। पोंगला का मतलब होता है बॉयल ओवर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो वीमन होती हैं वो स्वीट पायसम बनाती हैं और भागवती देवी को ऑफर करती हैं। 10 दिन तक का ये सेलिब्रेशन चलता है। मलयालम का जो मंथ होता है मकरम कुंभम, ठीक है, उस टाइम पर ये मनाया जाता है। कुछ अवार्ड्स जो कि न्यूज़ में रहे भाई, चलो उनको भी देखते हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले अवार्ड हैं पद्म अवार्ड्स, ठीक है। अभी क्या हुआ, प्रेसिडेंट जो है हमारी उन्होंने पद्म अवार्ड जो है प्रेजेंट किए हैं। पद्म अवार्ड्स के बारे में बात करें तो 1954 में इंस्टीट्यूट हो चुके हैं। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं हमारी इंडिया के। हर साल ये रिपब्लिक डे के टाइम पर अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ टाइम पर इनको नहीं अनाउंस कर पाए थे। वो कौन सा टाइम था? 1978, 1979 एंड 1993 से 1997 के टाइम पर इनको अनाउंस हम नहीं कर पाए थे।
ये अवार्ड जो हैं ये कोई टाइटल नहीं है और इनको हम सफिक्स या प्रीफिक्स नाम के साथ में यूज़ नहीं कर सकते। कैटेगरीज की बात करें तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म विभूषण सबसे हाईएस्ट, पद्म भूषण उससे थोड़ा कम और पद्मश्री उससे थोड़ा कम। ठीक है। रिकमेंडेशन और नॉमिनेशन कैसे होता है, तो पद्म अवार्ड कमेटी जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, वो रिकमेंडेशन यहाँ पर देते हैं। सेल्फ नॉमिनेशन भी हम दे सकते हैं, अगर हमें लगता है भाई हमने बहुत अच्छा काम किया है और हमें यहाँ पर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री मिलना चाहिए, तो हम खुद को नॉमिनेट भी कर पाएंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं, डॉक्टर और साइंटिस्ट के अलावा, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, उनको ये अवार्ड नहीं मिल सकता। ठीक है। यहाँ पर हर फील्ड में अगर आपने पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कुछ भी अच्छा काम किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स कितने मिलेंगे, तो वो 120 से ज़्यादा अवार्ड्स नहीं मिल सकते। इस अवार्ड में एक सनद होता है जिसको प्रेसिडेंट साइन करते हैं और एक मेडलियन भी होता है। कैश प्राइज़ कुछ भी नहीं होता। कुछ अवार्ड्स और जो कि न्यूज़ में रहे, चलो उनको भी देखते हैं। फिर है परमवीर चक्र। ठीक है। पराक्रम जो दिवस है उस दिन पर क्या हुआ है कि 21 लार्जेस्ट अनमैन्ड आइलैंड जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, उनका नाम जो है 21 परमवीर चक्र अवार्डीज़ के नाम पर रखा गया है, इसलिए चर्चा में रहे। पराक्रम दिवस जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है। ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। ठीक है। जहाँ पर जो वॉर टाइम पर जो भी हमारे वीरता दिखाई गई है उसको सम्मानित यहाँ पर किया जाता है। और ये इसको डिज़ाइन किसने किया है परमवीर चक्र को, तो मिसेस सावित्री खानोलकर ने इसको डिज़ाइन किया है। ब्रोंज में इसको कास्ट किया जाता है। स्टेट एम्बलम इसमें के सेंटर में होता है, एक रेड सर्कल होता है जिसको 4 रेप्लिका जो हैं इंद्र के वज्र के, वो इसको सराउंड करते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा जो हैं उनको वो फर्स्ट ये परमवीर चक्र अवार्डी थे। ठीक है। फिर है जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2022। प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है कि जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड जो हैं ये दिए जाएंगे। अवार्ड जो हैं ये ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिसने ह्यूमन नेचर के लिए कुछ मेरिटोरियस एक्ट किया है, किसी पर्सन की लाइफ बचाई हो। 3 कैटेगरी में दिया जाता है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक एंड जीवन रक्षा पदक। हर जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कोई पर्सन जो है जो ऐसा काम करता है, किसी की लाइफ बचा रहा हो, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया हो, तो उसको ये अवार्ड मिल सकते हैं। और इसको किसी पर्सन की मौत के बाद में भी दिया जा सकता है। ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ उसके बारे में भी अब हम चर्चा करेंगे, जैसे कि गंजम केवड़ा। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, ये केवड़ा ऑयल की बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई है गंजम क्षेत्र से। उड़ीसा के जो गंजम क्षेत्र है वहाँ से केवड़ा ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। गंजम केवड़ा जो है ये ऑयल है जिसको स्टीम डिस्टिल किया जाता है, जो स्क्रू पाइन प्लांट है उसके फूल से ये निकाला जाता है। फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है, केवड़ा ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसलिए इसका यूज़ हम करते हैं। इसको जीआई टैग भी मिल चुका है। युवा संगम पोर्टल की बात करें तो इसको अभी लॉन्च किया गया है। ये एक इनिशिएटिव है हमारी सरकार का, जिससे कि जो पीपल टू पीपल टाई है, कनेक्शन है, इसको बढ़ाया जा सके। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग जो हैं, यूथ हैं, उनको दूसरे स्टेट के यूथ से कनेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है। फोकस ये है कि हम जो टूर है उसको बढ़ा सके, जो यूथ हैं वो नॉर्थ इंडिया में भी जाएँ, घूम घाम कर आएँ। ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कंसेप्ट है उसके अंडर ये काम किया गया है। रून स्टोन की अगर हम बात करें तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है नॉर्वे में, उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने दुनिया का सबसे पुराना रून स्टोन जो है वो ढूंढ लिया है। इंस्क्रिप्शन यहाँ पर 2000 साल पुराने भी देखने को मिलते हैं। रूनिक राइटिंग में ये लिखा गया है। रून्स क्या है, वो कैरेक्टर्स हैं जो कि जर्मेनिक अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो इसमें कंटेन होते हैं। जर्मेनिक हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर जर्मेनिक अल्फ़ाबेट जो हैं यहीं रून से निकल कर आए हैं। हक्कू पत्रा की बात करें तो पीएम ने अभी हक्कू पत्रा को डिस्ट्रीब्यूट किया है। जो बंजारा ट्राइब्स के लोग थे कर्नाटका के, उनको हक्कू पत्रा मिला है। हक्कू पत्रा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लोगों की लेजिटिमेट इनहेरिटेंस जो है, ओनरशिप है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, वो मेंशन होती है। इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से जो लोग हैं जिनके पास में ये हक्कू पत्रा है वो ज़मीन को परचेज और सेल भी कर सकते हैं और टाइटल डीड भी इनको मिलेगी। बंजारा जो हैं जिनको लंबड़ी, गौर राजपूत, लवाना भी बोलते हैं, ये हिस्टोरिकली नोमैडिक ट्रेडिंग कास्ट है, राजस्थान में मिलती है। इसी के साथ साथ हमारा अब इंडियन टॉयज़ ही बचे हैं। लाओ इंडियन टॉयज़ भी अभी हम देखते हैं क्यों है न्यूज़ में।
तो इंडियन टॉयज़ की अगर हम मार्केट वैल्यू देखें तो $1.5 बिलियन का हमारी मार्केट वैल्यू रहती है इंडियन टॉयज़ की, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट शेयर है उसका सिर्फ 0.5% ही है। तो अभी हमें इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं इंडियन टॉयज़ को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान लिया है इंडियन टॉय स्टोरी के लिए, जिससे कि हम लोकली जो टॉयज़ है वो बना सकें। हैंडीक्राफ्ट टॉय क्लस्टर्स बनाए हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी 6th स्टैंडर्ड के बड़े जो बच्चे हैं उन सबको टॉयज़ बनाने भी सिखाए जाएंगे। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम कभी भी किसी मेले में घूमने जाएं और किसी भी दुकान पर जाकर कोई भी खिलौना उठाते हैं तो हमें वहाँ पर मेड इन चाइना देखने को मिलता है। तो हमें पता चल रहा है कि हम अपनी इंडिया में इतने टैलेंटेड लोग हैं, हम इतना कुछ कर सकते हैं, बट हमारे जो टॉयज़ हैं वो अभी भी हम चाइना से ले रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो, क्योंकि चाइना की जो टॉयज़ हैं वो पहली बात तो ये है कि वो जल्दी टूट फूट जाते हैं और वो सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करते। ये बहुत कंसर्न की बात है। और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे इंडिया का भविष्य जो है, उनका भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है इन टॉयज़ का यूज़ करते हुए। इसीलिए हम इंडिया में खुद से ही अब ये टॉयज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर कौन से टॉयज़ बनते हैं इनको भी एक बार देखते हैं। पंजाब में छनगना बनता है, गुग्गू बनता है, लट्टू बनता है, हंडवाई बनता है। ठीक है। गुजरात में थिगड़ा ढिंगला बनता है। उत्तर प्रदेश के जो वुडन टॉयज़ है बनारसी के फेमस हैं। ओडिशा का संबाईपुर टॉयज़ और पेपर माशे जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस। आसाम का असाड़ी कंडी टेराकोटा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मणिपुर के लाइफ आरडीबी बहुत ही अच्छे टॉयज़ देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र में है भाटुकरी मिनिएचर किचन सेट्स, सावंतवादी। कर्नाटका के चन्नापटना और किन्नर टॉयज़। आंध्र प्रदेश के एतिको पक्का टॉयज़ एंड कोंडापल्ली टॉयज़। बिहार के हैं कन्यापुत्री एंड सिक्की वर्क्स। ठीक है। वेस्ट बंगाल के नाटुन ग्राम डॉल्स। तेलंगाना के निर्मल टॉयज़ एंड तमिलनाडु के तंजावुर गोलू डॉल्स एंड चोपू सामान जो है ये बहुत ही फेमस जो है टॉयज़ हैं। आपको ये पढ़कर जाना है कि कौन से टॉयज़ कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो अपडेटेड मटेरियल पार्ट 1 जो था हमारा विजन IAS का, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल का हो गया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसको देखकर खुद को और भी ज़्यादा अपडेटेड कर पाएँ और कॉन्फिडेंस जो है आपका हाई लेवल पर पहुंच पाए।